नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 16 है, सेट 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। साथ ही जेआईबी के तीनों पेपर के यूनिट वाइज वीडियोस भी आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन कंपनी एंड विच इंटाइटल्स अ पर्सन टू डिविडेंड ऑन प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने ओनर को प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट दिलवा देता है कंपनी में, साथ ही उसके ओनर को डिविडेंड का अधिकार भी मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं बॉन्ड, शेयर, डिवेंचर, वारंट या एनी ऑफ द अबव। तो साथियों, इसका करेक्ट ऑप्शन है शेयर। आप सभी जानते हैं शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको ये अधिकार होता है, उनको ये मालिकाना हक कंपनी का मिल जाता है। साथ ही जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो भी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स राइट ऑफ अ क्रेडिटर ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी एंड वेयर द होल्डर इज इंटाइटल्ड टू फिक्स्ड इंटरेस्ट इज नोन एज। तो ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट जिन केस में जो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है उनको राइट मिल जाता है एज अ क्रेडिटर, यानी कि वो कंपनी को उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? साथ ही उनको क्या होता है, उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलती है, फिक्स्ड इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स या वारंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के केस में ऐसा होता है कि जो जो भी डिवेंचर जिसके पास होते हैं वो एक तरह से क्रेडिटर माना जाता है कंपनी का, और साथ ही उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। व्हाट इज़ अ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, इस तरह के होते हैं। तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, द फंड वेयर कंट्रीब्यूशन इज क्लोज्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो कोई ऐसा फंड जो हम जहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्लोज हो पर्टिकुलर किसी डे पर। सेकंड है, अ फंड वेयर कंट्रीब्यूशन इज रिसीव ड्यूरिंग अ डेफिनेट पीरियड, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो एक डेफिनेट पीरियड में ही रिसीव किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट रिसीव किया जा सके। अ फंड वेयर कंट्रीब्यूशन इज कलेक्टेड एंड इन्वेस्टेड फॉर डेफिनेट पीरियड, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है उसके बाद में एक डेफिनेट पीरियड के लिए उसको फर्दर इन्वेस्ट किया गया है। तो साथ ही डी ऑप्शन है ए बी एंड सी ऑल, और ई है बी एंड सी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो है ई ऑप्शन, यानी कि बी और सी जो पॉइंट हैं वो सही हैं, ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड? तो अभी हमने क्लोज एंडेड देखा था लास्ट क्वेश्चन में, ये ओपन एंडेड का क्वेश्चन है। ओपन एंडेड के बारे में पूछा है। तो ओपन एंडेड में ऑप्शंस दे रखे हैं, वेयर फंड्स आर रिसीव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बट दीज कैन बी विड्रॉन एनी टाइम। ठीक है। सेकंड है, वेयर फंड्स कैन बी कंट्रीब्यूटेड एनी टाइम बट दीज कैन बी विड्रॉन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि आप कंट्रीब्यूट तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन विड्रॉ करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड उसमें दे रखा है। सी है, वेयर द यूनिट कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और डी है ऑल ऑफ दीज, ई है ओनली बी। तो साथियों, जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड हम उसको कहेंगे जहाँ पर यूनिट और खरीदी और बेची जा सकती हो थ्रू आउट द ईयर, उसमें कोई किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज़ प्रमोटेड? तो आपने कई सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का नाम सुना होगा, जैसे HDFC AMC है, और निपॉन लाइफ है, निपॉन है, SBI की है AMC। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो किस लिए प्रमोट की जाती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इसमें, टू मैनेज द एसेट, टू मैनेज लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यानी कि जो भी बैंक से लोन लिया है उसको मैनेज करने के लिए। थर्ड है, टू मैनेज द फंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड। डी है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, टू मैनेज द फंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम यही होता है, एक एसेट मैनेजर होते हैं वहाँ पर, फंड मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूशन आता है, जो फंड पैसे आते हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं, उनके फंड्स को मैनेज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग एन इनकम फंड? तो फंड कई तरह के होते हैं, म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, उसी में एक है इनकम फंड। इनकम फंड को प्रमोट करने का, इनकम फंड लाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, टू गिव रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स। सेकंड है, टू इन्वेस्ट फॉर कंजर्विंग कैपिटल, पहला है यानी कि रेगुलर इनकम इन्वेस्टर्स को मिलती रहे, और ये दूसरा है कि जो कैपिटल है वो कंजर्व रहे, यानी कि थोड़ा डिफेंसिव रहेगा इसमें। थर्ड है, टू इन्वेस्ट फॉर गिविंग रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि रैपिड ग्रोथ इसमें मिले।
फोर्थ है टू इन्वेस्ट इन हाई डिविडेंड स्टॉक, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो कि ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स, यानी किसी इंडेक्स के बेसिस पर उनको इन्वेस्ट करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो है ए, टू गिव रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर्स। जो भी इनकम फंड है, इनकम फंड का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उसमें अपना पैसा लगाया है उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ फंड इज प्रमोटेड। तो इनकम फंड का हमने देखा था, ये क्वेश्चन है ग्रोथ फंड के बारे में। ग्रोथ फंड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो ग्रोथ फंड के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बताना है आपको। ऑप्शंस हैं टू गिव अ रेगुलर इनकम टू एन इन्वेस्टर, सेकंड है टू इन्वेस्ट फॉर कंजर्विंग कैपिटल, कैपिटल को कंजर्व करना, थर्ड है टू इन्वेस्ट फॉर गिविंग रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन, फोर्थ है टू इन्वेस्ट इन हाई डिविडेंड स्टॉक, फिफ्थ है टू इन्वेस्ट ऑन बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ फंड का, वो ऑब्वियसली ऑप्शन सी है, टू इन्वेस्ट फॉर गिविंग रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन। आप देख सकते हैं ग्रोथ फंड से आप आइडिया लगा सकते हैं, ग्रोथ फंड का मतलब है उसको जल्दी जल्दी उस पैसे को ग्रो हो, तो जो रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन दे उसको ही हम ग्रोथ फंड कहते हैं। ग्रोथ फंड का ऑब्जेक्टिव यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग अ बैलेंस्ड फंड। तो बैलेंस्ड फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमें देखना है। ऑब्जेक्टिव बैलेंस फंड का है, ऑप्शंस हैं इसमें, टू गिव अ रेगुलर इनकम टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती रहे, सेकंड है टू इन्वेस्ट फॉर कंजर्विंग कैपिटल, थर्ड है टू इन्वेस्ट फॉर गिविंग रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन, फोर्थ है टू इन्वेस्ट इन हाई डिविडेंड स्टॉक, फिफ्थ है टू इन्वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू इन्वेस्ट फॉर कंजर्विंग कैपिटल। तो कंजर्विंग कैपिटल जब भी बात आएगी तो वो है बैलेंस्ड फंड, और रेगुलर इनकम की बात आएगी तो इनकम फंड, और रैपिड ग्रोथ की बात आएगी, रैपिड कैपिटल एप्रिसिएशन की बात आएगी तो वो हमारा हो जाएगा ग्रोथ फंड। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट कैपिटलाइजेशन कैन बी वर्कड एज। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से निकाली जा सकती है कि किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, इशू प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, सेकंड है इशू प्राइस इंटू पेड अप कैपिटल, थर्ड है इशू प्राइस इंटू इशूड कैपिटल इंटू इशू प्राइस, फोर्थ है आउटस्टैंडिंग शेयर इंटू करंट मार्केट प्राइस, या डी है ई है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू करंट मार्केट प्राइस। जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर हैं उस कंपनी के, उसके उनको उनके मार्केट प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें पता लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म नेट एसेट वैल्यू डिनोट्स। तो नेट एसेट वैल्यू आपने काफ़ी सुना होगा, एनएवी जिससे कहते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू क्या डिनोट करता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के शेयर का प्राइस मार्केट में क्या है वो, इशू प्राइस कितना है ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी, या थर्ड है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाई अ म्यूचुअल फंड एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज़ अगेंस्ट दीज सिक्योरिटीज़, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाई ए म्यूचुअल फंड एक्सक्लूडिंग लायबिलिटीज़ अगेंस्ट सच सिक्योरिटीज़। तो जब भी जो म्यूचुअल फंड के केस में ही हम एनएवी को देखते हैं कि उनका एनएवी कितना हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, तो वही है जितना एनएवी बढ़ेगा उतना ही म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड बाय अ कंपनी टू इशू बोनस शेयर। तो किसी भी कंपनी को अगर बोनस शेयर इशू करने हैं तो वो किस तरह के मेथड को यूज़ करती हैं जनरली। तो ऑप्शंस हैं इसमें, वेयर शेयर्स आर गिवन एज बोनस, चार्जिंग एनी प्राइस टू वेयर शेयर्स आर अलॉटेड एट अ लोअर प्राइस लोअर देन देयर मार्केट वैल्यू। तो बोनस शेयर में पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि बोनस शेयर दिए जाते हैं तो कुछ कम पैसा लिया जाता है, जितना उनका मार्केट प्राइस है शेयर में उससे कम पैसा लेकर बोनस शेयर अलॉट किए जाते हैं। सेकंड है वेयर शेयर्स आर अलॉटेड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व ऑफ अ कंपनी, एनी ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन है, वैसे तो ये बी ऑप्शन है, वेयर शेयर्स आर अलॉटेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कूपन रेट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कूपन रेट से क्या समझते हैं हम, कूपन रेट किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस है डिविडेंट वारंट ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंट मिलेगा, बोनस इंटाइटलमेंट फॉर अ शेयर होल्डर, यानी कि जो भी शेयर होल्डर हैं उनको बोनस कितना मिलेगा उसको कूपन रेट से डिफाइन करते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन शेयर कैपिटल,
फोर्थ है इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट सिक्योरिटी, या ई है एनी ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट सिक्योरिटी। आपने देखा होगा अक्सर हम जब बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड जो कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो बॉन्ड के केस में कूपन रेट की बात आती है, जो कि कितना इंटरेस्ट उस पर है तो वो कूपन रेट से डिनोट किया जाता है। उसी को हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में जो भी इंटरेस्ट पेएबल होगा उसको ही हम कूपन रेट कहते हैं, कुछ और इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैपिटल मार्केट द टर्म डीमेटलाइजेशन स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैपिटल मार्केट में डीमेटलाइजेशन क्या होता है, किसे हम डीमेटलाइजेशन कहते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। कंसोलिडेशन ऑफ अलॉटमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स, तो जो अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को किए गए हैं उनका कंसोलिडेशन। री अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विच हैज़ बीन लॉस्ट। थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ पेपर शेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्रू अ डिपॉजिटरी, या डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ पेपर शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस थ्रू अ डिपॉजिटरी। तो डीमेट अकाउंट में यही होता है, जो भी कैपिटल मार्केट में आजकल आपको पता ही होगा डीमेट अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। और डीमेट अकाउंट में क्या होता है, जो भी शेयर्स होते हैं वो पहले पेपर की फॉर्म में किसी ज़माने में हुआ करते थे, बट आज के टाइम में क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं डिपॉजिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैपिटल मार्केट द फॉरवर्ड ट्रेडिंग रेफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो कैपिटल मार्केट जो है उसको, कैपिटल मार्केट में जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग है उसको हम किस तरह की ट्रांजेक्शन से डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड ट्रेडिंग हम किसे कहते हैं बेसिकली। ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिलीवरी मेड साइमल्टेनियसली, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ ही उसके डिलीवरी भी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर डिलीवरी इज़ मेड प्रायर टू मेकिंग अ पेमेंट, तो जब भी पेमेंट जो है वो पहले कर दी जाएगी और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में दिया जाएगा। थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट वेयर डिलीवरी इज़ टू बी मेड इन फ्यूचर एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइडेड टुडे। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर रेट तो हम आज ही डिसाइड कर ले रहे हैं किस रेट पर वो डिलीवरी उठाई जाएगी, लेकिन वो एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन होगी वो किसी फ्यूचर डेट में होगी। तो फ्यूचर में जो रेट पे जिस डेट में होना है वो आज ही हम अगर तय कर लेते हैं तो उसी को हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज़ द फीचर ऑफ पोस्ट लिबरलाइज्ड पीरियड। तो पोस्ट लिबरलाइज पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। मोस्ट ऑफ कंट्रोल इन फॉरेक्स मैटर हैज़ बीन रिलैक्स्ड, यानी कि ज़्यादातर जो फॉरेक्स के मामले थे उनमें काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन हो गया है। बैंक्स आर एट लिबर्टी टू ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। थर्ड है, बैंक एंजॉय द फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एडवांसेस। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। आप खुद ही देख सकते हैं फॉरेक्स मैटर में ज़्यादातर जो चीज़ें थी पहले काफ़ी सख्त कानून हुआ करते थे। अगर आपको फेरा के बारे में आपने पढ़ा हो तो पहले फेरा हुआ करता था फॉरेक्स, अब उसके बाद में फेरा को चेंज करके अब फेमा लेके आए हैं। फेमा में काफ़ी हद तक जो कंडीशंस हैं वो रिलैक्स्ड हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, पहले रेगुलेशन एक्ट कहते थे हम इसको, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा में काफ़ी जो सख्तियाँ थी, बट फेमा में उतना सख्त वो नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा रिलैक्सेशन उसमें दिया गया है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट की बात करता है। तो काफ़ी जो बैंक्स हैं वो अपने आप कुछ रेगुलेशंस आरबीआई की ज़रूर हैं, बट बैंक्स जो हैं वो अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कितना एफडीज़ वगैरह पे कितना इंटरेस्ट रखना है। थर्ड है, और जो एडवांसेस की कुछ कैटेगरीज़ हैं वहाँ भी बैंक खुद ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना इंटरेस्ट रेट रखना है। तो ऑप्शन, ये तीनों ही सेंटेंस जो है वो सही हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रांचेज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कॉन्करेंट ऑडिटर। तो कॉन्करेंट ऑडिटर आपने देखा होगा, अक्सर कॉन्करेंट ऑडिटर बैठते हैं कई बार ब्रांचेज में। तो कॉन्करेंट ऑडिटर जो है वो किस ब्रांचेज में रहेंगे, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शंस हैं इसमें, एक्सेप्शनली लार्ज ब्रांचेस, ऑल स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, ऑल अर्बन ब्रांचेस, या फिर ऑल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ब्रांचेस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सेप्शनली लार्ज, ईएलबी जो ब्रांचेज होती हैं, लार्ज ब्रांचेज जो होती हैं वहाँ पर कॉन्करेंट ऑडिट मस्ट है। बाकी जगह भी अर्बन ब्रांचेज में और इन सब में भी हो सकता है, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि सारी ब्रांचेज में ही होगा ये, बट जहाँ जो बड़ी ब्रांचेज हैं उनमें तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेज अंडर विच अ बैंकिंग कंपनी कैन बी आस्क्ड टू बाइंड अप। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं जब किसी बैंकिंग कंपनी को कहा जा सकता है कि आप अपनी
जो है बिज़नेस है उसको वाइंड अप कर लीजिए, आप फर्दर बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन से हैं इसमें, इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ नॉट प्रॉपर, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वही सही नहीं है, प्रॉपरली वो मैनेज नहीं कर रहे हैं। सेकंड है, इन केस ऑफ प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बीआर एक्ट के 1949 के जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं इवन आफ्टर नोटिस इशूड बाई आरबीआई। आरबीआई ने इस बारे में नोटिस भी इशू किया है कि आप बीआर एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं, उसके बाद भी वो उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं, फर्दर वो वही काम कर रहे हैं। थर्ड है, इन द इवेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट रीपे इट्स डेप्ट, तो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट्स हैं वो रीपे नहीं करने की पोजीशन में नहीं है, रीपे नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो इसमें साथियों ऑप्शन डी करेक्ट है, एनी ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर होगी तो जो बैंकिंग कंपनी है उनसे कहा जा सकता है कि आप अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल इन केस द बैंकिंग कंपनी प्रेफर्स अमेलगमेशन, तो कभी भी अगर अमेलगमेशन बैंकिंग कंपनीज का होने जा रहा है तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ऑप्शंस हैं, अ रिजोल्यूशन पास्ड बाई 2/3 ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, तो एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए जो भी कंपनीज हैं जिनका अमेलगमेशन होने जा रहा है उनके 2/3 शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। साथ है अप्रूवल, सेकंड है अप्रूवल ऑफ मर्जर प्रपोज्ड बाय द आरबीआई, इसको मर्जर का जो अप्रूवल है वो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड है बोथ ऑफ द एबव, या डी है एनी ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है सी इसमें, बोथ ऑफ द एबव, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन जो हैं ए और बी में ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो फर्दर आगे बढ़ेंगे अमलगमेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर एरियाज ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग सर्विसेज दे रही है तो उसके कोर एरियाज क्या हैं। ऑप्शन हैं, एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, सेकंड है इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, थर्ड है एक्सचेंज ऑफ करेंसी नोट, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों आप सभी जानते हैं, आपने देखा है कि बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशंस भी दी हुई हैं उसमें दिया हुआ है कि बैंकिंग कंपनी वही है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे पब्लिक से फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ये कोर एरिया ऑफ बैंकिंग कंपनी है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, तो इनमें से कौन सा जो फीचर है वो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट का नहीं है। आपको पता है कि दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो जहाँ पर ऑन डिमांड जो पेमेंट जो फंड्स हैं वो पेमेंट करने होते हैं। टर्म डिपॉजिट जहाँ पर एक टाइम पीरियड है उसके बाद उनकी मैच्योरिटी है तभी पेमेंट देनी होती है। तो टर्म डिपॉजिट जैसे एफडी वगैरह हैं, एफडी जब मैच्योर होगी तब पेमेंट होगा। और डिमांड डिपॉजिट जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो हैं वो हैं जहाँ पर जब भी चेक लगेगा तो पेमेंट करना होता है। तो आपको यही बताना है कि डिमांड डिपॉजिट का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शन ए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर, यानी कि डिमांड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। सेकंड है, ओनली सर्टेन कैटेगरी ऑफ डिपॉजिटर कैन ओपन अकाउंट, एक सर्टेन कैटेगरी है वही अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट का, करंट अकाउंट वगैरह। थर्ड है, डिपॉजिटर कैन बी पेनलाइज्ड ऑफ चेक इज़ डिसऑनर्ड, अगर चेक डिसऑनर होता है तो जो डिपॉजिटर है उनके ऊपर पेनल चार्जेस वगैरह लगे सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द थ्री। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो डिमांड डिपॉजिट के केस में साथियों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, या करंट अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, और हमें वही बताना है कि कौन सा फीचर सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ टाइम डिपॉजिट, तो पहले क्वेश्चन में हमने डिमांड डिपॉजिट का फीचर बताया था, इसमें पूछा है कि टाइम डिपॉजिट का फीचर कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन हैं, डिपॉजिट कैन बी मेड फॉर एनी पीरियड, यानी कि किसी भी पीरियड के लिए डिपॉजिट में किया जा सकता है। विड्रॉल इज अलाउड बाय चेक और बैंक प्रिंटेड विड्रॉल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। तो साथियों ये तीनों ही फीचर जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट के नहीं हैं, टाइम डिपॉजिट के नहीं हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ दीज। आप खुद ही देख सकते हैं कि टाइम डिपॉजिट की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर हम एफडीआर की बात कर रहे हैं। अब एफडी के केस में डिपॉजिट कैन बी मेड फॉर एनी पीरियड, ऐसा भी नहीं होता है कि कभी भी आप बीच में डिपॉजिट करो, कितने भी समय में करो, ऐसा नहीं है। विड्रॉल चेक से या बैंक की जो विड्रॉल फॉर्म है उनसे डिपॉजिट, उनसे पैसे विड्रॉ भी नहीं किए जा सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली, ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, यानी कि ये तीनों ही जो है वो फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मर्चेंट बैंकर, तो मर्चेंट बैंकर का रोल क्या होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इट दे वर्क एज एन इंटरमीडिएटरी, सेकंड है ओनली दे कैन मैनेज पब्लिक इशू, थर्ड है दे हैंडल सेल, परचेज और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फोर्थ है दे फैसिलिटेट मर्चेंट एक्सपोर्टर्स।
तो इसमें साथियों करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वीडियोस बैंकर साथी चैनल पर अवेलेबल हैं, तीनों ही पेपर्स के आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस आपको वहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।